अरब में 7 साल, भाग संख्या 19, तीसरा परिच्छेद, खंड क्रमांक 2। फिलिस्तीन का वर्णन करते हुए उचित प्रतीत होता है कि उस कॉन्फ्रेंस का भी कुछ परिचय करा दूं, जो कि मौलाना शौकत अली साहब ने वहां सारे संसार के भाइयों को बुलाने के लिए की थी। मौलाना शौकत अली व जाहिद अली, सर इकबाल, मौलाना शफी दाऊदी साहब पटना, मौलाना गुलाम रसूल मेहर एडिटर इनकिलाब, लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से होकर यहाँ आए थे। मद्रास यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर रऊफ पाशा भी आए थे। सिलोन अर्थात लंका खिलाफत कमेटी ने अपने व्यय पर बैतुल मुकद्दस भेजा था। वहां पर मौलाना शौकत अली और अन्य साहिबान के उर्दू व्याख्यानों को अरबी में तर्जुमा करके वहां के अरबों को समझाए। ये सब सज्जन कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले लैलातुल मेराज के दिन बैतुल मुकद्दस के स्टेशन पर जा उतरे। वहां जितने हिंदुस्तानी खयात अर्थात दर्जी थे, सब इनके स्वागत के लिए स्टेशन पर गए। इन स्वागत करने वालों में मैं क्यों सम्मिलित हुआ, यह भी एक मनोरंजक वार्ता है। फिलिस्तीन के अंदर मौलाना शौकत अली और अन्य सज्जनों के विपक्ष में अरबों की एक शक्तिशाली पार्टी थी, जो इस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों की कॉन्फ्रेंस कहती थी। इस पार्टी के बहुत मेंबर मुझसे परिचित थे। कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और मुफ्ती अमीन आफंदी अल हुसैनी इसका प्रबंध कर रहे थे। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि विपक्षी पार्टी के मेंबरों से हमारा समझौता करा दो। मैंने हरचंद प्रयत्न किया, परंतु समझौते की कोई सूरत न दिखाई दी। मैं मुफ्ती साहब के कहने पर उनके साथ स्टेशन पर मौलाना शौकत अली से मिलने गया और हम उन्हें स्टेशन से मस्जिद अल अक्सा में ले आए। यह लैलातुल मेराज का दिन था और फिलिस्तीन के मुसलमान भी लैलातुल मेराज मनाने के लिए मस्जिद में आए हुए थे। सबसे पहले कुछ अरबों के व्याख्यान हुए। अब मौलाना शौकत अली को तकरीर करने के लिए कहा गया, परंतु इन्होंने अपनी बलासर इकबाल के सिर पर मढ़ दी। सर इकबाल अंग्रेजी में बोलने लगे। एक आध मिनट ही हुआ होगा कि अरबों की ओर से शोर मचा कि इस पवित्र स्थान में अंग्रेजी की तकरीर न होनी चाहिए। सर इकबाल ठिठके, परंतु संभल कर उर्दू में बोलने लगे। लोगों ने फिर शोर मचाया, तर्जीम तर्जीम, यानी इसका तर्जुमा करो। प्रोफेसर रऊफ पाशा साहब की जो शामत आई तो ये उठकर सर इकबाल की तकरीर को अरबी में समझाने लगे। इन्होंने 2 मिनट तक अरबी में उलट पुलट बाजियां लगाई, परंतु इसके बाद कांपते हुए बैठ गए। सर इकबाल पहले ही चुप हो चुके थे। खैर, इस समय असर अर्थात 4 बजे शाम की नमाज का समय हो गया था, इसलिए तकरीरें समाप्त हुई और लोग नमाज पढ़ने लगे। दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस होनी थी और बड़े मौलाना व सर इकबाल को अब अरबी आती न थी। सभा में बोलना तो एक और रहा, ये लोग अरबों को जो इनके घर पर मिलने के लिए आते थे अपना आशय तक भी न समझा सकते थे। मुफ्ती साहब ने मुझे मौलाना साहब की बातचीत का तर्जुमा करने पर लगा दिया। एक दिन मैं एक काम से जरा बाहर चला गया। जब खाना तैयार हो गया तो अरब लोगों ने मौलाना साहब और उनके साथियों को आकर कहा, यल्लाह अर्थात चलिए। मौलाना ने झट उत्तर दिया, या अल्लाह, यानी हे ईश्वर। अरब लोगों ने फिर कहा, चलो, परंतु मौलाना हर बार उत्तर देते, या अल्लाह। 10-15 मिनट तक यह कौतुक होता रहा। इतने में मैं भी आ गया और मौलाना को खाना तैयार होने की खबर सुनाई। दूसरे दिन मदरसा कुलिया रोजा तल मारिफ, जहां इनकी कॉन्फ्रेंस आरंभ होती थी, विपक्षी पार्टी ने ठीक उसके सामने अपने खेमे गाड़ दिए और हजारों की संख्या में एक अलग कॉन्फ्रेंस करनी आरंभ की।
मौलाना साहब ने अवसर नाजुक जानकर अपनी कॉन्फ्रेंस में केवल आमंत्रित सज्जनों को सम्मिलित होने की आज्ञा दी, जिनकी संख्या 150 से अधिक न थी। इधर कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई, उधर सर इकबाल व गुलाम रसूल मेहर की मौलाना साहब से खटपट हो गई और ये दोनों महानुभाव मौलाना का साथ छोड़कर एक अरबी लोकांदा अर्थात होटल में जा ठहरे। कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोज रात के समय फिलिस्तीन के हाई कमिश्नर की मोटर मौलाना साहब को बुलाने के लिए आती थी और उनका डिनर अर्थात खाना भी प्रायः वही होता था। यहाँ जो सम्मति रात के समय पास ही जाती, उसी के अनुसार दिन को कॉन्फ्रेंस में कार्य होता था। हाई कमिश्नर के साथ मौलाना के इन आवश्यक मशवरों में कभी कभी सर इकबाल और शफी दाऊदी आदि भी सम्मिलित होते थे। रऊफ पाशा इन लोगों से कुछ भिन्न मिट्टी के आदमी थे। वे शरीर पर स्वच्छ खद्दर धारण करते थे और मन के भी साफ थे। मौलाना की वे कड़ी आलोचना करते थे और कॉन्फ्रेंस में कई बार इनके कारण मौलाना को नीचा देखना पड़ा। खैर, कॉन्फ्रेंस तो खुदा खुदा करके समाप्त हो गई, परंतु खिलाफत कमेटी न स्थापित हो सकी। जिन दिनों कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अरबी समाचार पत्र अपने पत्रों के ऊपर अल हिंदी आए इस प्रकार के शीर्षक दे देते थे। इन्हें पढ़ते ही मौलाना को एक प्रकार का कष्ट सा होने लगता, क्योंकि भारतवर्ष में तो ये लोग कहा करते थे कि अरब हमारा, तुर्की हमारा, ईरान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, परंतु यहाँ मालूम हुआ कि हिंदी मुसलमानों का कहीं भी सम्मान नहीं है। सर इकबाल ने तो दुखी होकर एक नज़म भी बनाई थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, जिससे अब हम भली भांति परिचित है। मौलाना साहब अरब के मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ मिलकर रहने को कहते थे। वहां के मुसलमान अंग्रेजों से मिल गए, जिसके कारण अंग्रेजों ने फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया। फिलिस्तीन में हिंदुओं को तिजारत करने की आज्ञा मिली हुई है। 2.5 मास तक प्रचार करके मैंने यहाँ जमीयतुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित कर दी। याफा बंदरगाह व तल अबीब को प्रस्थान। इसके पश्चात मैं वापिस बंदरगाह आ गया। याफा के साथ एक नया गांव बसा हुआ है जिसे तल अबीब कहते हैं। इसको लंदन के नमूने पर बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें बसने वाले अधिकतर यहूदी लोग हैं, जो कि तिजारत पेशा है। यहाँ की नारंगी बहुत ही प्रसिद्ध है और बैतुल मुकद्दस से लेकर याफा तक पृथ्वी का 1 इंच भी नारंगी के पेड़ों से खाली नहीं दिखाई देता। फलतः यहाँ नारंगी की बड़ी भारी तिजारत होती है। नारंगियों के जहाज बहुत संख्या में भर भर कर यूरोप जाते हैं। लेमोनेड के सदृश नारंगी के रस की बोतलें भरी जाती है। बैतुल मुकद्दस से लेकर याफा हैफा तक कोई स्थान इन पेड़ों से खाली नजर नहीं आता। सप्ताह के किस दिन छुट्टी होनी चाहिए, इस विषय में संसार की विविध जातियों के विविध दिन नियत है। यहाँ तल अबीब में शनिवार के दिन छुट्टी होती है। इस दिन यहूदी कोई कार्य नहीं करते। शनि के दिन सवेरे ही समुद्र के तट पर चले जाते हैं और सैर आदि करके दोपहर को लौट आते हैं। इस दिन किसी घर या होटल में चूल्हा नहीं जलता और बासी रोटियों का भोजन होता है। शनिवार को मैंने एक विचित्र बात देखी। जब मैं बाजार में से गुजर रहा था तो एक बाजार के चौक पर छोटी छोटी लड़कियां खड़ी थी। इन्होंने मुझे देखते ही मेरे कंधे पर एक रेशमी कपड़े की पर्ची टांक दी और मुझसे 2 पैसे मांगे। पहले तो मैं इसे दिल्लगी समझा, परंतु पर्ची को देखा तो उस पर अरबी अक्षरों में यहूदी धर्म की जय लिखा हुआ था। वे लड़कियां बाजार में हर आने जाने वाले के कपड़ों पर ये पर्चियां लगा रही थी।
2 पैसे मैंने उनको भेंट किए और आगे चलकर वो पर्ची उतार दी। जब बाजार के अगले चौक पर पहुंचा तो और लड़कियों ने मेरे कपड़ों में फिर वही पर्ची लगा दी। यहाँ भी 2 पैसे भेंट करने पड़े। मैंने पर्ची लगे रहने दी और निधड़क आगे चल गया। अगले चौकों में भी लड़कियां ही खड़ी हुई मिली, परंतु पर्ची देखकर किसी ने कुछ न कहा। हाँ, जो कोई बगैर पासपोर्ट लिए बाजार से गुजरता है उनसे 2 पैसे का टैक्स अवश्य वसूल किया जाता है, चाहे वह किसी धर्म का हो। इस प्रकार एकत्रित किए धन से निर्धन, अंधे, लंगड़े, अपाहिज और बेरोजगारों का पोषण होता है। यहाँ मैं एक यहूदी वकील के यहाँ ठहरा था, जो कि अपनी जाति का एक बड़ा लीडर था। वो मेरा बड़ा मित्र था। मैंने यहाँ 2 सप्ताह तक वैदिक धर्म का प्रचार किया और फिर वापिस बैतुल मुकद्दस चला गया। बैतुल मुकद्दस के पास ही एक स्थान है जिसे तवर्रिया कहते हैं। यहाँ तालाब के सदृश एक बड़ी झील है जिसमें जल स्वाभाविक तौर पर पृथ्वी से निकलता रहता है और एक ओर से नहर के सदृश है जिसमें पानी बड़े वेग से बहता है। यह नहर जहाँ से निकलकर शर्कीय अर्दन की ओर चली गई है। यह स्थान फिलिस्तीन की सीमा पर है। मैं यहाँ कुछ चिर विश्राम करके दमिश्क अर्थात शाम को चला गया। यहाँ इस पुस्तक का 3 परिच्छेद 5 मास 21 दिन की यात्रा के साथ समाप्त होता है। 4 परिच्छेद में शाम और तुर्की के वृत्तांत लिखेंगे क्रमशः।